हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि आज हम आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए। आज का सेशन और भी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि बच्चों ने जो पिछली क्लासेस में हमसे क्वेश्चन पूछे थे या एक आध क्वेश्चन में उनके डाउट्स थे, वे भी हम आपको यहाँ पर क्लियर कराते हुए चलेंगे। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए। क्लास के अंत में हम आपसे अभ्यास प्रश्न भी करेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्लास का जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए और भी बच्चों को क्लास शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, संतुलित आहार का अर्थ है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए तब अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर संतुलित आहार का अर्थ बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो वही आहार संतुलित आहार कहलाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 2, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, प्रोटीन की या विटामिन की? आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जैविक मूल्यों का प्रयोग प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 3, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता ग्राम है। आपको यहाँ पर सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत कितने प्रतिशत पाई जाती है आपको बताना है। पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 30 से 35%, दूसरा ऑप्शन 20 से 25%, तीसरा ऑप्शन 10 से 15% या चौथा ऑप्शन 40 से 45%। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 40 से 45% यहाँ पर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। यहाँ से कई और क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे गए। तो सोयाबीन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वसा यहाँ पर कितने प्रतिशत होती है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। तो वसा इसमें 22% होती है। नमी से भी क्वेश्चन पूछा गया है तो नमी 12% होती है। तो नमी 12% होती है। वहीं अगर हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट 21% होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम आपको बारीक से बारीक पॉइंट भी यहाँ से नोट कराते चल रहे हैं ताकि एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अपना आंसर आप यहाँ पर आसानी से दे सकते हैं। अगर आप इसी तरह से बेहतरीन तैयारी करने के लिए तो हमारे साथ में आप जुड़ सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो सोयाबीन की यहाँ पर 40 से 45% प्रोटीन होती है, वसा 22%, नमी 12% और 21% यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो इन्हें भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर प्रोटीन का अंतिम उत्पाद आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, अमीनो एसिड। यहाँ से हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 5, किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि किस वनस्पति स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है। अगर हम यहाँ पर ग्लूटीन की बात करें तो गेहूं से प्राप्त होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 6, 5 ग्राम प्रोटीन देगा 18 किलो कैलोरी, 20 किलो कैलोरी, 45 किलो कैलोरी या 25 किलो कैलोरी? आपको यहाँ पर बताना है कि 5 ग्राम प्रोटीन देगा तो कितनी किलो कैलोरी दे प्राप्त होगी 5 ग्राम प्रोटीन से, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 20 किलो कैलोरी। अगर हम यहाँ पर प्रोटीन की बात करें तो 1 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन से यहाँ पर 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये भी यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन दूसरा सही होगा, 5 ग्राम में कितनी यहाँ पर प्रोटीन देगा, यहाँ पर 5 ग्राम में 20 किलो कैलोरी प्राप्त होती है। ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 7, बालकों में होने वाला रिकेट्स रोग का कारण कमी है, यानी कि किसकी कमी से बालकों में रिकेट्स रोग होता है, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, विटामिन डी की कमी के कारण बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 8, गेहूं के अंकुर का तेल खाली स्तन का उत्तम स्रोत है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के? आपको यहाँ पर गेहूं के अंकुर का तेल पूछा गया है कि किसका उत्तम स्रोत है, कौन से विटामिन का उत्तम स्रोत होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, विटामिन ई का उत्तम स्रोत है।
यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गलगंड, ग्वाइटर या घेंगा, ये तीनों एक ही है। यहाँ पर ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार यहाँ से पूछा गया है, ये भी आप नोट करते हैं। चलिए, रतौंधी से भी कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो विटामिन ए की कमी से के कारण यहाँ पर रतौंधी रोग होता है, ये भी आप नोट करते। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 10, हीमोग्लोबिन बनने के लिए खालिस्तान की आवश्यकता है। कैल्शियम, वसा, प्रोटीन या लोहा। आपको यहाँ पर बताना है कि हीमोग्लोबिन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए लोहा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 11, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। सोडियम, लोहा, सल्फर या पोटेशियम। आपको बताना है कि हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। सोडियम खनिज आवश्यक होता है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 12, लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। आपको यहाँ पर बताना है कि लार में पानी की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ से दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। 99.27% लार में पानी की मात्रा होती है। इनके लगभग कितने प्रतिशत होते हैं, 99% यहाँ पर लार में मात्रा पाई जाती है। कहीं कहीं आपको यहाँ पर 99% भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा सही होगा। 99.27% लार में पानी की मात्रा यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है सरसों के तेल में, अंडे में, मक्खन में या फलों में। आपको यहाँ पर ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। ब्यूटायरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 14, वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं नवप्रवर्तक, पिछड़ा हुआ, जल्द अंगीकारक या जल्द बहुमत। आपको यहाँ पर बताना है कि वह व्यक्ति जो नवीन विचारों के किसी समुदाय में सबसे पहले अंगीकार करता है उसे कहते हैं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। नवप्रवर्तक कहते हैं, यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 15, सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। आपको बताना है कि किसके द्वारा निश्चित किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा सर्वव्यापक प्रतिरक्षीकरण का लक्ष्य निश्चित किया गया है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 16, बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने में किसका सहयोग प्रमुख होता है। यहाँ पर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ध्यान से देखिए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। सहायक नर्स मिडवाइफ यानी कि ANM। बाल कल्याण सेवाओं में स्वास्थ्य निरीक्षक जन स्वास्थ्य नर्स तथा चिकित्सा अधिकारी के संपर्क स्थापित करने के लिए यहाँ पर प्रमुख सहयोग होता है सहायक नर्स मिडवाइफ का। ये भी आप नोट करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 17, किंडरगार्टन के जन्मदाता है। को यहाँ पर किंडरगार्टन के जन्मदाता पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये आपको बताते चलना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो किंडरगार्टन के जन्मदाता है फ्रोबेल। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 18, बाल विकास के विभिन्न पहलू है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर बाल विकास के विभिन्न पहलू पूछे गए हैं, तो कौन कौन से विभिन्न पहलू होंगे बाल विकास के, ये आपको बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। उपरोक्त सभी बाल विकास के यहाँ पर भाषा विकास भी और गत्यात्मक विकास और शारीरिक विकास, ये सभी पहलू आवश्यक है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही
होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, यौवनावस्था के बाधा में शामिल है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर यौवनावस्था में बाधा में कौन कौन से यहाँ पर शामिल है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। यहाँ पर स्वयं की संकल्पना का विपरीत होना ये भी बाधा है, शारीरिक बाधा भी होती है और मनोवैज्ञानिक बाधा भी है। तो इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये सभी यौवनावस्था की बाधा में शामिल है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 20, मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर मानसिक क्षमताओं के विकास को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो शारीरिक विकास ये नहीं कहा जाता, मनोवैज्ञानिक विकास भी नहीं कहा जाता और मोटर विकास भी नहीं कहा जाता। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा, संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 21, निषेचन की क्रिया होती है अमाशय में, गर्भाशय में, अंडवाहिनी में या योनि में। आपको बताना है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य में गर्भस्थ शिशु की गर्भकाल तकरीबन कितने दिन का होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। आपको बताना है कि मनुष्य में गर्भस्थ शिशु का गर्भकाल तकरीबन कितने दिन का होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, 280 दिन का होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 23, भ्रूणावस्था रहती है। तो आपको बताना है कि भ्रूणावस्था कब से कब तक रहती है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। भ्रूणावस्था की यहाँ पर बात करें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक की अवस्था को भ्रूणावस्था यहाँ पर रहती है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 24, पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं अफेजिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया या हीमोफीलिया। आपको यहाँ पर बताना है कि पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं तो क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पढ़ने की अयोग्यता को डिसलेक्सिया कहते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर आप इसे इंपॉर्टेंट लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 25, कल्पना में क्या होता है। तो आपको बताना है कि कल्पना में क्या होता है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए, इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया है, सृजनात्मकता होती है। तो ये भी यहाँ पर कल्पना में होता है। स्वयं रचनात्मक होती है, ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही है। और पूर्व अनुभव के आधार पर नया पुनर्गठन होता है, ये भी यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। ये कल्पना में होते हैं, यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि निम्न में से किसके द्वारा शरीर की गति संभव होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, मांसपेशियों के द्वारा शरीर की गति संभव होती है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है ऑपरेशन वाले रोगी के बिस्तर के लिए, हड्डी की टूट या जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए, सैया घाव वाले रोगी के बिस्तर के लिए या सामान्य रोगी के बिस्तर के लिए। आपको बताना है कि ब्रेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, हड्डी की टूट या जले हुए व्यक्ति यानी कि जले हुए रोगी के बिस्तर के लिए ब्रेड क्रेडिल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 28, यकृत का मुख्य क्या कार्य होता है। आपको बताना है कि यकृत का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पित्त बनाना। ये यकृत का मुख्य कार्य होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्योंकि बच्चे ज़्यादातर क्या करते हैं, पेड कोर्स नहीं खरीद पाते, अपनी तैयारी से वंचित रह जाते। हमारा मेन उद्देश्य क्लास लाने का यही है कि और भी बच्चों को जो पेड कोर्स नहीं खरीद पाते तो यहाँ पर फ़ायदा हो और अपने एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर यहाँ पर कर पाओ। तो हमारे इस उद्देश्य में आप हमारा साथ दीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और भी बच्चों को, ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। तो चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जठर रस किसे पचाता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए।
आपको बताना है कि जठर रस किसे पचाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, जठर रस केवल प्रोटीन को पचाता है। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 30, संक्रामक रोग फैलता है जल द्वारा, वायु द्वारा, जीव जंतुओं द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। आपको बताना है कि संक्रामक रोग किसके द्वारा फैलता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संक्रामक रोग जल द्वारा भी फैलता है, वायु द्वारा भी फैलता है और जीव जंतुओं द्वारा भी फैलता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा, इन सभी के द्वारा फैलता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 31, एड्स संचारित होता है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। एड्स किसके द्वारा संचारित होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रक्ताध्यान के द्वारा यहाँ पर एड्स संचारित होता है। तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है या यातायात के साधनों को, खान पान को, जनसंख्या के घनत्व को या उपरोक्त सभी को। आपको बताना है कि प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो किसे प्रभावित करता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो यातायात के साधनों को भी प्रभावित करता है, खान पान को भी प्रभावित करता है और जनसंख्या के घनत्व को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 33, पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है जन सामान्य की कलाओं पर, जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर, जन सामान्य के साहित्य पर या उपरोक्त सभी पर। आपको यहाँ पर बताना है कि पर्यावरण का अप्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो जन सामान्य की कलाओं पर भी पड़ता है, जन सामान्य के धार्मिक जीवन पर भी पड़ता है और जन सामान्य के साहित्य पर भी पड़ता है। इस प्रकार यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, उपरोक्त सभी पर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 34, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नाइट्रोजन गैस का प्रमुख कार्य होता है ऑक्सीजन की ज्वलनशीलता को कम करना। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 35, किसी भी पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है। जीवों की संख्या स्थिर होने के कारण है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, ये सभी। क्वेश्चन को पहले आपको ध्यान से पढ़ना है और अपना आंसर यहाँ पर देना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, ये सभी। यहाँ पर उत्पादक, अपघटक और उपभोक्ता, ये सभी यहाँ पर पारितंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है और जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण ये सभी होते हैं। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। आपको बताना है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा 1978, यानी कि 2 अक्टूबर 1978, 2 अक्टूबर 1978 को राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 37, गृह परिचारिका के कार्य है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको यहाँ पर गृह परिचारिका के कार्य आपको बताना है। तो गृह परिचारिका कार्य रोगी को स्नान कराना भी होता है, रोगी को समय पर दवा देना भी होता है और रोगी की समस्त जानकारी चिकित्सक को देना भी होता है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 38, आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है निरुद्देश्य, दीर्घकालीन, तत्काल या अल्पकालीन। आपको बताना है कि आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, तत्काल। यहाँ पर ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही, कहीं कहीं आपको निरुद्देश्य भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो आयोग के द्वारा ऑप्शन उठाया गया वह है तत्काल। तो चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और। पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ढीली रहती है, यह सुंदर दिखाई देती है, इसे आसानी से खोला नहीं जा सकता, यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। आपको यहाँ पर पट्टी बांधने में रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, आपको बताना है कि क्यों किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, यह चुभती नहीं है और इसे आसानी से खोला जा सकता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने 40वें क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 40, सूखी पट्टी की जाती है रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, घाव पर दबाव डालने के लिए या हवा रोकने के लिए या घाव को रोकने के लिए।
आपको बताना है कि सूखी पट्टी की जाती है। तो किस लिए की जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए सूखी पट्टी की जाती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 41 कि सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए कितनी पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी, आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन सही है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 42 ड्रॉ सीट का अर्थ है। यहाँ पर आपको बताना है कि ड्रॉ सीट का क्या अर्थ होता है। रबड़ की चादर, बिस्तर पर बिछाई जाने वाली चादर, रबड़ या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको यहाँ पर ड्रॉ सीट का अर्थ आपसे पूछा गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते चलेगा क्योंकि एग्जाम में यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, रबड़ या मोम जामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। ड्रॉ सीट का अर्थ यही होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 43 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है क्या प्राथमिक स्वास्थ्य का कार्य नहीं है, ये आपको बताना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है तो कौन सा कार्य नहीं है ये आपको बताना है। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य कौन कौन से होते हैं, तो स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार करना भी होता है, चिकित्सा सेवा भी देना होता है और संक्रामक रोग नियंत्रण करना भी होता है। लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया है तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, आर्थिक विकास करना ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं होता है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 44 सबसे खतरनाक विष होता है। जलाने वाला अम्ल, नींद लाने वाली दवा, आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष या मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। आपको बताना है कि सबसे खतरनाक विष होता है तो कौन सा विष होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष सबसे खतरनाक विष होता है। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 45 विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना, ये विष खाने वाले की पहली पहचान होती है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 46 प्राथमिक चिकित्सक में निम्न गुण होना चाहिए। तो कौन कौन से गुण होने चाहिए प्राथमिक चिकित्सक में, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, यही प्राथमिक चिकित्सक में गुण होने चाहिए। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है निर्णय न ले पाना यहाँ पर न होगा, तो ये भी आप नोट करते हैं चले। तो इस प्रकार हमारा यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से अफीम, ये निद्राकारी विष है। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 48 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। प्रथम चिकित्सा अधिकारी, तृतीय चिकित्सा अधिकारी, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा निरीक्षक। आपको यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है तो कौन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से होगा, प्रथम चिकित्सा अधिकारी। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 49 प्राथमिक चिकित्सा क्या है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। आपको बताना है कि प्राथमिक चिकित्सा क्या होती है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, डॉक्टर के पहुँचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही होगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप यहाँ पर लगाते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है वातावरणीय स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता, इनमें से कोई नहीं है, इनमें से दोनों। आपको यहाँ पर उत्तम स्वास्थ्य के लिए क्या आवश्यक है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो वातावरणीय स्वच्छता भी यहाँ पर आवश्यक है और शारीरिक स्वच्छता भी आवश्यक है। इस प्रकार हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, उपरोक्त यहाँ पर इनमें से दोनों। यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की और फ्रेंड्स हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें
और आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर किया कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 51, खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ध्यान से पढ़िए और अपना आंसर यहाँ पर दीजिए। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो अगर हम यहाँ पर बात करें खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त घुसी हुई वस्तु को निकालना चाहिए, यहाँ पर हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 52, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? केंद्र स्वास्थ्य परिषद, मुदालियर कमेटी, योजना आयोग या भोर कमेटी। आपको यहाँ पर बताना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चले क्योंकि एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, भोर कमेटी के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं जीव जंतु, कीड़े, पेड़ पौधे या कीट पतंगे। आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, पेड़ पौधे ये प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या ओजोन। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, तब अपना आंसर यहाँ पर देना है। आपको बताना है कि वातावरण में कौन सी गैस मुक्त अवस्था में स्वपोषियों के विकास का कारण हुई है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज की क्लास का फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन है और इसके बाद हम जो बच्चों ने हमसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे हैं या एक आध क्वेश्चन में उनके डाउट्स है वह हम आपको यहाँ पर क्लियर कराने वाले हैं। उसके बाद में हम आपसे अभ्यास प्रश्न करेंगे जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्लास में आप अंत तक बने रहिए, आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो हमारा आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है, ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं? पराबैंगनी किरणें, उक्त किरणें, उष्मा से या उपरोक्त ऊपर के सभी। आपको बताना है कि ओजोन के स्तर किसके हानिकारक प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो, पराबैंगनी किरणें से हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ जाते हैं अपने डाउट वाले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला डाउट वाला क्वेश्चन है, सैया घाव में किसका प्रयोग होता है? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, मोटी चादर, गर्म पानी की थैली, रिंग कुशन या इनमें से कोई नहीं। तो पिछली क्लास में वहाँ पर मुझसे वहाँ पर मोटी चादर ठीक हो गया था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो वहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर है वह है रिंग कुशन। यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए समझ लेते हैं और भी यहाँ पर अच्छी तरीके से। सैया घाव में रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। लगातार एक ही बिस्तर पर रोगी के लंबे समय तक पड़े रहने के कारण रोगी के शरीर में घाव हो जाते हैं। इन्हीं को सैया घाव कहते हैं। ये घाव बिस्तर की निरंतर रगड़, नमी तथा करवट न बदलने के कारण होते हैं। तो यहाँ पर सैया घाव किस कारण हो जाते हैं ये यहाँ पर दिया गया है और किसका प्रयोग किया जाता है। तो सैया घाव में रिंग कुशन का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन है वहाँ पर सही है, रिंग कुशन। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सैया घाव तथा उनके कारण यहाँ पर दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग अथवा दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण लंबे समय से एक बिस्तर पर लेटा रहता है तथा सामान्य रूप से करवट नहीं बदल पाता है, तो उस स्थिति में व्यक्ति के शरीर के कुछ भागों में एक विशेष प्रकार का घाव हो जाते हैं। इस प्रकार के घाव को सैया घाव कहते हैं। यह भी आप नोट करते चलिए। सैया घाव को जानने के मुख्य कारण निम्नलिखित दिए गए हैं। तो सैया घाव को यहाँ पर जानने के लिए निम्नलिखित यहाँ पर कारण दिए गए हैं। पहला कारण दिया गया है सलवटों वाला बिस्तर। रोगी के बिस्तर की सलवटों की चुभन व रगड़ के कारण इस प्रकार के घाव बन जाते हैं। तो किस प्रकार के घाव बन जाते हैं? तो सलवटों वाला बिस्तर से भी घाव बन जाते हैं। दूसरा यहाँ पर दिया गया है बिस्तर की नमी। रोगी के हाथ मुंह धुलाते समय अथवा स्पंज कराते समय कई बार बिस्तर नम हो जाता है। ऐसे बिस्तर का प्रयोग पराये रोगी को सैया घाव अथवा सैया छत का शिकार बना देता है। तो ये भी इसका एक कारण है। अन्य कारण भी यहाँ पर दिए गए हैं। रोगी को मधुमेह रोग होना, पीठ के छिलने पर असावधानी करना आदि अन्य ऐसे कारण है जो कि सैया घाव बढ़ा देते हैं। सैया घाव के उपचार भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो जहाँ तक हो सके इस बात का प्रयास करना चाहिए कि रोगी को सैया घाव होने ही ना पाए। इसके लिए रोगी को
को समय समय पर करवट बदलवाते रहना चाहिए। शरीर को साफ एवं सूखा रखें तथा नित्य प्रति कोई अच्छा पाउडर लगाते रहे। यानी कि अगर यहाँ पर रोगी को साफ सुथरा रहना चाहिए, उसे बार बार यहाँ पर करवटें बदलवाते रहना चाहिए और अच्छा यहाँ पर पाउडर यहाँ पर लगाते रहना चाहिए ताकि रोगी को सही घाव से बचाया जा सके। परंतु यदि दुर्घटनावश रोगी को सही घाव हो जाए तो निम्नलिखित उपचार भी यहाँ पर दिए गए हैं। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। तो पहला उपचार यहाँ पर दिया गया है, साबुन के झाग बनाकर सही घाव के स्थान पर धीरे धीरे मलकर स्वच्छ पानी से धोने पर रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। दूसरा उपचार यहाँ पर दिया गया है, साबुन के झाग से साफ करने के पश्चात सही घाव के स्थान पर स्प्रिट से साफ कर यहाँ पर जिंक अथवा बोरिक पाउडर लगाने पर सही घाव धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। वहीं तीसरा उपचार यहाँ पर दिया गया है, सही घाव से के अधिक फैलने पर प्रभावित स्थान पर साइकिल के ट्यूब के आकार के रबर के घेरे अथवा रिंग कुशन का प्रयोग करना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिंग कुशन का प्रयोग करना चाहिए। इससे घाव बिस्तर से रगड़ नहीं खाता है तथा इसे उपयुक्त उपचारों द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा तीसरा, सही घाव। इसमें यहाँ पर सही घाव में प्रयोग किया जाता है रिंग कुशन का। तो यहाँ पर आप अपना आंसर यहाँ पर ठीक करते चलिए। आगे बढ़ जाते हैं दूसरे यहाँ पर जो डाउट वाला यहाँ पर क्वेश्चन है। यहाँ पर दूसरा डाउट वाला क्वेश्चन है, रोगी का कमरा अन्य यानी कि घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि रोगी को पूर्ण शांति व आराम मिलती रहे। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके, इनमें से कोई नहीं या लोग एक दूसरे को छू सके। ये क्वेश्चन टीजी 2006 में पूछा गया था। मैंने आपको वही यहाँ पर सही आंसर लगाया है जो आयोग के द्वारा यहाँ पर उठाया गया है। तो आयोग के द्वारा यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर दूसरा यहाँ पर सही है, परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके। यही यहाँ पर इसीलिए रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहला ऑप्शन भी हमारा यहाँ पर सही है, रोगी का कमरा यहाँ पर रोगी को पूर्ण आराम व शांति मिलती रहे, ये भी ऑप्शन यहाँ पर सही है। लेकिन आयोग के द्वारा जो ऑप्शन यहाँ पर उठाया गया वही मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर सही आपको लगाया है। तो यहाँ पर आइए समझ लेते हैं व्याख्या के अनुसार। आप यहाँ पर देख सकते हैं आयोग के द्वारा रोगी का कमरा घर के अन्य कमरों से दूर होना चाहिए ताकि परिवार के अन्य सदस्यों का संक्रामक रोग से बचाव हो सके। तो आयोग के द्वारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन उठाया गया है। यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बुक से भी यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो यहाँ पर रोगी के कमरे का घर के अन्य लोगों के स्थान से यथासंभव दूर रहना चाहिए क्योंकि आवश्यक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं बुक में यहाँ पर दिया गया है, रोगी के कमरे का अन्य सदस्य के स्थान से दूर होने पर पहला यहाँ पर कारण दिया गया है, रोगी को एकांत मिलता है जिससे वह अनावश्यक शोरगुल से बचता है तथा उसके आराम में व्यवधान नहीं पड़ता है। तो पहला ऑप्शन भी यहाँ पर सही है। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, रोगी के कमरे से अन्य सदस्य प्राय दूर ही रहते हैं जिससे उनके रोग द्वारा संक्रामित होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ पर ये सब कुछ समझ में यहाँ पर आ गया होगा। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है कि संक्रामक रोग से ग्रस्त व्यक्ति को कहाँ रखेंगे, अलग कमरे में, मैदान में, बच्चों के कमरे में या बरामदे में। तो वहाँ पर भी ऑप्शन हमारा पहले यहाँ पर सही होगा, अलग कमरे में। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देखते हुए चलिए। संक्रामक रोगों से ग्रसित व्यक्ति को अलग कमरे में रखना चाहिए क्योंकि संक्रामक रोग हानिकारक सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणु विषाणु के कारण होता है जिसके वाहक मक्खी, दूषित जल, भोजन तथा वायु आदि होते हैं। यदि संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्ति को सबके साथ सामान्य रूप से रखा जाएगा तो रोगाणु वायु, मक्खी तथा भोजन अथवा जल के माध्यम से आसानी से संक्रमण फैला सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन वहाँ पर सही होगा कि ताकि और भी यहाँ पर संक्रामक से बचे रहे अन्य सदस्य घर के। इस प्रकार रोगी का कमरा अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर आई होप आप यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपकी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर एक बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया था कि मैम कोडेक्स की स्थापना कब हुई थी। उनका डाउट्स था कि 1963 में, 62 में या 65 में। तो हम आपको बताते चल रहे हैं कि कोडेक्स की स्थापना हुई थी 1963 में। यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आइए देख लेते हैं व्याख्या के अनुसार। कोडेक्स एलिमेंटेरियस यहाँ पर दिया गया है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग CAC की स्थापना मई 1963 में हुई थी, जो हमारे क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने की थी। इसका मकसद उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की रक्षा करना और खाद्य व्यापार में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। यहाँ पर कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी यहाँ पर दी गई। पहली जानकारी यहाँ पर दी गई, यह एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक निकाय है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट दिया गया, ये खाद्य मानकों, दिशा निर्देशों और आचार संहिताओं को विकसित करता है। तीसरा यहाँ पर पॉइंट दिया गया, कोडेक्स मानकों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और व्यापार विवादों को सुलझाने में किया जाता है। कोडेक्स खाद्य स्वच्छता के सामान्य सिद्धांतों का परिचय देता है। यहाँ पर दिया गया है अगला पॉइंट कि कोडेक्स में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोखिम विश्लेषण और महत्वपूर्ण नियंत्रण बिंदु HACCP का जिक्र है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, भारत साल 1964 में कोडेक्स एलिमेंटेरियस का सदस्य बना था। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है कि कब भारत इसका सदस्य बना, तो 1964 में इसका सदस्य भारत बना। वहीं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग में 189 सदस्य हैं, जिनमें 188 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन यूरोपीय संघ शामिल है। तो यहाँ से ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है। आइए और भी अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, CAC को 1963 में 2 संयुक्त राष्ट्र संगठनों, खाद्य और कृषि संगठन FAO और स्वास्थ्य संगठन यहाँ पर WHO द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पर इसकी स्थापना कब की गई थी? 1963 में की गई थी, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पर इसके कुछ मानक भी यहाँ पर दिए गए हैं कोडेक्स के। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC द्वारा अपनाए गए खाद्य मानकों, कोड और अन्य नियमों की एक श्रृंखला है, जिसे देश अपने पहलू खाद्य कानून और विनियमों में मॉडल के रूप में उपयोग कर सकते हैं और जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लागू किया जा सकता है। कोडेक्स यह आश्वासन प्रदान करता है कि कोई भी खाद्य पदार्थ जो इससे स्वच्छ प्रथाओं के कोड के अनुसार उत्पादित किया जाता है और इसके मानक का पालन करता है, सुरक्षित और पौष्टिक होता है और पर्याप्त सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करता है। भारत 1964 से कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का सदस्य रहा है। अपनी स्थापना के बाद से CAC संयुक्त FAO और WHO खाद्य मानक कार्यक्रम को लागू करने के लिए जिम्मेदार रहा है। वहीं यहाँ पर दिया गया कोडेक्स एलिमेंटेरियस नाम लैटिन से लिया गया है। तो ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है फूड कोड या फूड लॉ। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्व की विश्वव्यापी मान्यता और इस तरह के व्यापार को सुविधाजनक बनाने की आवश्यकता के साथ साथ उपभोक्ता की सुरक्षा के लिए भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। वर्तमान में कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन में 189 कोडेक्स सदस्य और एक यहाँ पर 188 तो सदस्य देश है और एक इसमें सदस्य संगठन EU यहाँ पर शामिल है। 240 कोडेक्स पर्यवेक्षक यानी कि 60 IGOS और यहाँ पर 164 NGOS यहाँ पर और 16 UN है। तो ये भी आप यहाँ से महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट करते चलेगा। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ ये व्याख्या के अनुसार यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि कोडेक्स की स्थापना कब हुई थी, कितने इसमें सदस्य देश है और भारत कब इसका सदस्य बना। आइए और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हम यहाँ पर NCERT से भी आपके लिए लेकर आए हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन CAC। यहाँ पर दिया गया है कि CAC एक यहाँ पर अंतर सरकारी संस्था है, जिसे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य मानक, सुरक्षा और खाद्य तथा कृषि व्यापार को सुसाध्य बनाने के लिए स्थापित किया गया। 1999 में अंतर्राष्ट्रीय सदस्यों की संख्या क्रम से 166 सदस्य देश और एक सदस्य संगठन यूरोपीय समुदाय की थी। भारत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से इसका एक सदस्य है। तो भारत इसका सदस्य कब रहा है, ये भी आप नोट करते चलिए। CAC खाद्य मानकों से संबंधित विकास कार्यों के लिए एकमात्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ केंद्र है, जिसका अर्थ खाद्य नियमावली है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनाए गए खाद्य मानकों का एक संग्रह है। CAC द्वारा प्रकाशित प्रलेख कोडेक्स एलिमेंटेरियस है। इस प्रलेख में उपभोक्ताओं के बचाव और खाद्य व्यापार में निकपट पद्धतियों को सुनिश्चित करने के लिए मानक पद्धति, नियमावली, मार्गदर्शन और अन्य अनुशंसाएं सम्मिलित है। विभिन्न देश और राष्ट्रीय मानकों के विकास के लिए कोडेक्स मानकों का उपयोग करते हैं। तो ये भी आप यहाँ से महत्वपूर्ण व्याख्या को यहाँ पर नोट करते चलिए। यहाँ पर दिया गया है कोडेक्स इंडिया। भारत के लिए राष्ट्रीय कोडेक्स संपर्क केंद्र NCCP है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय DGHS में स्थित है। यह राष्ट्रीय कोडेक्स समिति के
से भारत को कोडेक्स गतिविधियों में समन्वित और प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर आप इसे नोट करते चलेगा। यहाँ पर कोडेक्स इंडिया के बारे में भी यहाँ पर दिया गया है। तो आई होप ये सब कुछ आपकी व्याख्या के अनुसार यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे का हमसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया था कि कोडेक्स की स्थापना कब की गई थी, तो आप उसे ध्यान से देखते हुए चलिए कि कोडेक्स की स्थापना 1963 में की गई थी। कब भारत इसका सदस्य रहा है, हमने सब कुछ आपको व्याख्या के अनुसार यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। एनसीईआरटी से भी हमने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर व्याख्या लेकर आए, तो इसे भी आप ध्यान से पढ़ते चलिए ताकि आपका भविष्य में एक भी क्वेश्चन यहाँ से इससे गलत ना हो। आइए बढ़ जाते हैं अब यहाँ पर अपने अभ्यास प्रश्न की ओर। आज का अभ्यास प्रश्न है, ईसीजी किसकी सही जानकारी देता है, मस्तिष्क की, यकृत की, फेफड़े की या हृदय की। पीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि ईसीजी की किसकी सही जानकारी देता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की वीडियो, आज का कंटेंट हमारा आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और क्लास को और भी बच्चों को शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट्स है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हम आपको पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट यहाँ पर क्लियर कराने की। वैसे तो हम आपको वही आंसर आपको लगाते हुए चल रहे हैं जो आयोग के द्वारा यहाँ पर उठाए गए हैं। तो आप हमें अपने डाउट क्लियर कराने के लिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। क्लास अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।